नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल धर्मध्वज में। हम लोग ज्योतिष जानने समझने की इच्छा में पहला कदम बढ़ा चुके हैं। पिछले एपिसोड में मैंने इस यात्रा के प्रथम चरण की भूमिका रखी थी। ज्योतिष के अस्तित्व में आने की कहानी सिर्फ पौराणिक कथाओं, दंत कथाओं और किंवदंतियों में ही नहीं है, बल्कि ज्योतिष के अस्तित्व के निशान आदि मानव के विकास की कहानियों के पन्ने में भी दर्ज हैं। तो पौराणिक कथा कहानियों से अलग जब हम लोग मानव इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि जंगलों और गुफाओं में रहने वाला आदि मानव क्योंकि प्रकृति के बीच रहता था, इसलिए वो प्रकृति की विभिन्न शक्तियों जैसे आंधी, तूफान, भूकंप, बिजली, बारिश, विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं, नदियां, सूरज, चांद और तारों से उस समय बहुत ज़्यादा प्रभावित था। इसके अलावा आदि मानव के लिए जन्म, मृत्यु, महामारी और अन्य बीमारियां एक रहस्य के जैसी थी। इसलिए इन सब से बचाव के लिए एक तरफ जहां उसने सूर्य आदि ग्रहों और खगोलीय पिंडों को जीवनदाता मानकर प्रकृति की पूजा की तरफ अपना पहला कदम उठाया, वहीं दूसरी ओर बीमारियों, महामारियों और मृत्यु के डर ने उसके मन में ये विश्वास पैदा किया कि कहीं ना कहीं कोई अलौकिक शक्ति, कोई देवता, कोई भगवान है जिसके कारण ये सब चीज़ें घटती है। यहाँ से धीरे धीरे आत्मावाद, परमात्मावाद और टोटमवाद पर यानी प्राकृतिक वस्तुओं, ग्रहों, नदियों, पेड़ों आदि को पवित्र मानकर पूजा करने का चलन आदि मानव ने शुरू किया। आदि मानव के धार्मिकता की ओर उठे इन शुरुआती कदमों ने आगे आत्मा और पुनर्जन्म की अवधारणा को विकसित किया और इसके साथ ही विकसित हुई पितरों को पूजे जाने से जुड़ी परंपराएं और धार्मिक रीति रिवाज। विकास की अनंत यात्रा पर चलते हुए जब आदि मानव ने हजारों साल का सफर तय करके पहली बार जंगलों और गुफाओं से बाहर आकर बस्तियां बसाई, यानी सभ्यता के दायरे में जब आदि मानव आया, तब तक उसमें अच्छी खासी समझ विकसित हो चुकी थी। जीने मरने का, प्राकृतिक आपदाओं का, महामारियों का और बीमारियों का उसे ज्ञान हो चुका था। वो घर बनाना, खेती करना, पशुओं को पालतू बनाना और सामाजिक समूहों में रहना सीख चुका था और इसके साथ साथ धर्म से जुड़े उसके विश्वास, उसके सामाजिक जीवन की, उसके कुटुंब कबीले की सामूहिक धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों की भी पहचान बन चुके थे। अब यह कहानी बड़ी दिलचस्प है कि आदि मानव के जीवन में ज्योतिष कैसे आया। हुआ यूं कि जब आदि मानव जंगलों और गुफाओं से बाहर आकर बस्तियों में रहने लगा तो अपने जीवन यापन के लिए उसने खेती की शुरुआत की। लेकिन शुरू में उसके द्वारा की जा रही खेती बाड़ी सब कुछ प्रकृति के अधीन थी। उसे कोई जानकारी नहीं थी कि कब कौन सी फसल बोनी है, बोई हुई फसल को कब काटना है, यानी उसे खेती बाड़ी के लिए वांछित मौसम के ज्ञान की कोई जानकारी थी ही नहीं। सब कुछ उसने प्रकृति पर छोड़ा हुआ था। अब क्योंकि खुद आदि मानव भी प्रकृति की गोद में ही रह रहा था, तो उसने खेती बाड़ी करते हुए विभिन्न खगोलीय पिंडों, सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव तारे आदि की गति का अध्ययन करना शुरू किया। यानी उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कब किस मौसम में सूर्य और चांद किस समय निकलते हैं, किस समय अस्त होते हैं। अलग अलग मौसमों में ध्रुव तारा, शुक्र और अन्य तारागणों और नक्षत्रों की आकाश में कैसी स्थिति होती है और धीरे धीरे इन आकाशीय पिंडों की गतियों का अध्ययन करके मानव ने समय को यानी टाइम को एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि कब दिन होता है, कब रात होती है। आगे इसी क्रम में धीरे धीरे आदि मानव को आकाशीय पिंडों की गति के प्रभाव से होने वाले विभिन्न मौसमी उतार चढ़ाव जैसे गर्मी सर्दी की ऋतुएं, मानसून, बारिश का आना, चांद के कारण ज्वार भाटा का चढ़ना उतरना, ये सब चीज़ें समझ में आने लगी। आगे आदि मानव ने खगोलीय पिंडों के अध्ययन से प्राप्त हुए अपने इसी अनुभव को मौसम के मुताबिक खेती करने में लगाया। यानी कब कौन सी फसल बोनी है, इसके लिए कौन सा मौसम ठीक रहेगा और जो मौसम ठीक रहेगा वो मौसम कब आएगा, ये जानने समझने के लिए सूरज, चांद और तारों का ज्ञान
उसके लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि फसल बुआई, सिंचाई और कटाई के लिए समय के ज्ञान की आदि मानव को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और जैसा मैंने अभी बताया कि अब तक जंगलों और गुफाओं में रहने वाला आदि मानव सामाजिक भी हो चुका था। उसकी दिनचर्या में सामाजिक और धार्मिक क्रियाकलाप शामिल हो चुके थे। हवन यज्ञ के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन और खेतीबाड़ी उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। अब जैसे ही आदि मानव ने इन सब चीज़ों को, इन सब आयोजनों को अपने खगोलीय ज्ञान के साथ, मतलब सूरज, चांद और तारों की गति के साथ जोड़ा, तो उसके पास जाने अनजाने में एक वार्षिक कैलेंडर, एक पंचांग तैयार हो गया, जिसके आधार पर आदि मानव के भविष्य के सभी आयोजन होने लगे, जिनमें खेतीबाड़ी सबसे मुख्य आयोजन थी। इसके बाद इस पंचांग में उसके अन्य सामाजिक आयोजन, हवन यज्ञ, पूजा पाठ और अन्य सामूहिक, व्यक्तिगत, धार्मिक व सामाजिक गतिविधियां शामिल थी। कहने का भाव यह है कि सभ्यता की दहलीज पर खड़ा हुआ आदि मानव अपने जीवन की व्यवस्थाओं को नियमित करने के लिए और समय के अनुसार इन व्यवस्थाओं को बांटने के लिए एक टाइम टेबल की खोज में था, और ये टाइम टेबल उसे पंचांग के रूप में, यानी कैलेंडर के रूप में मिल गया। हालांकि यहाँ पर यह बात उल्लेखनीय है कि आदिकाल का ये शुरुआती पंचांग लिखित रूप में नहीं, बल्कि मौखिक परंपराओं, खगोलीय अवलोकनों और प्रकृति के विभिन्न संकेतों के रूप में था, क्योंकि तब तक लिखने की कला तो विकसित ही नहीं हुई थी। मोटे तौर पर यह शुरुआती पंचांग सौर चक्र, चंद्र चक्र और मौसमों के परिवर्तन पर आधारित था। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि ये पंचांग कोई 1-2 दिन या महीने 2 महीने में नहीं बन गया था, बल्कि आदि मानव ने पंचांग यानी वार्षिक कैलेंडर को सही रूप देने के लिए विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं जैसे दिन रात, सूर्य और चंद्रमा के उदय अस्त होने, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, चंद्रमा की कलाएं और मौसमी परिवर्तनों यानी सर्दी गर्मी, वर्षा पतझड़ बसंत की बार बार, हजारों बार, लाखों बार और कई सालों तक लगातार स्टडी की, यानी हजारों साल के गहन तजुर्बे के बाद ही ये पंचांग अस्तित्व में आया। और इसके लिए आदि मानव ने नदियों के बहाव का, सूखे और बाढ़ का, प्रवासी पक्षियों के आने और जाने का, विभिन्न पेड़ पौधों के फल और फूल देने के समय का भी लगातार अध्ययन किया। और इन सब की स्टडी के साथ साथ आदि मानव ने सूर्य और चंद्रमा की गति का बराबर रूप से अध्ययन जारी रखा, क्योंकि आदि मानव नियमित रूप से सूर्य और चंद्रमा के संपर्क में था और इनकी गति का अध्ययन करना उसके लिए काफ़ी आसान था। आगे चलकर इसी सूर्य और चंद्रमा की गति के बार बार के अध्ययन ने उसे चंद्रमास और सूर्यमास जैसी सशक्त अवधारणाएं दी। चंद्रमा के 29.5 दिन के कला चक्र ने चंद्रमास और सूर्य के 365.25 दिन के वार्षिक चक्र ने वर्ष की अवधारणा को जन्म दिया। इस संदर्भ में जब हम प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि मेसोपोटामिया में लगभग 3000 ईसा पूर्व सुमेरी और बेबीलोनिया सभ्यताओं ने चंद्र और सौर कैलेंडर विकसित कर लिए थे, जिसमें 12 चंद्रमास और एक अतिरिक्त मास जोड़ा हुआ था ताकि सौर वर्ष के साथ तालमेल बना रहे। इसी प्रकार मिस्र में भी लगभग 3000 ईसा पूर्व ही सूर्य आधारित कैलेंडर बना लिया था, जिसमें 365 दिन थे और 30-30 दिन के 12 महीने और 5 एक्स्ट्रा दिन लेकर के पूरे 365 दिन किए हुए थे। इसी तर्ज पर भारत में वैदिक काल में अर्थात 1500 ईसा पूर्व ऋग्वेद और अन्य ग्रंथों में चंद्र सौर पंचांगों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। भारतीय पंचांग खगोलीय अवलोकन और धार्मिक अनुष्ठानों पर आधारित है। इसमें चंद्रमा की तिथियां, पक्ष, 27 नक्षत्र और सूर्य की स्थिति या कह लीजिए कि सूर्य की संक्रांति का उपयोग किया जाता है। यानी बेशक अलग अलग जगह पर मानवीय सभ्यताएं विकसित हुई, लेकिन इन सभ्यताओं का विकास, इनमें भाषा का विकास, बुद्धि और अनुभव जनित ज्ञान, कृषि और यहाँ तक कि पंचांग और ज्योतिष का विकास भी एक ही तर्ज, एक ही पैटर्न पर रहा, भले इसमें टाइम पीरियड का फर्क रहा हो। पंचांग का विकास ज्योतिष की खोज में ठीक उसी तरह की एक बेसिक यानी आधारभूत खोज थी जैसे कंप्यूटर के विकास से पहले कैलकुलेटर का अस्तित्व में आना। पंचांग की खोज के साथ जैसे जैसे समुदाय विकसित होते गए, पुजारियों और विद्वानों के बड़े समूहों ने पंचांगों की इन गणनाओं को रिफाइन करने के साथ साथ इन गणनाओं से जुड़ी
कई अन्य अवधारणाओं पर भी काम करना शुरू कर दिया और इन्हीं अवधारणाओं में से एक अवधारणा ज्योतिष की अवधारणा भी है। हालांकि यह प्रश्न कि पंचांग पहले विकसित हुआ या ज्योतिष जटिल है, क्योंकि दोनों का विकास आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फिर भी ऐतिहासिक और तार्किक दृष्टिकोण से देखें तो पंचांग का यानी कैलेंडर की डेवलपमेंट, कैलेंडर की इन्वेंशन जो है वो ज्योतिष के लिए आवश्यक थी। इसलिए पंचांग का जो खोज है, पंचांग की खोज वो पहले हुई और ज्योतिष इसके बाद आया, क्योंकि ज्योतिष के लिए खगोलीय गणनाओं की, समय मापन की जरूरत पड़ती है और ये सब कुछ पंचांग पर आधारित है। पंचांग और ज्योतिष का संबंध बताने से पहले हमें पंचांग यानी देसी कैलेंडर को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि पंचांग खगोलीय गणनाओं को जैसे सूर्य चंद्रमा की स्थिति, नक्षत्र और तिथियों का आधार है जो ज्योतिष के लिए आवश्यक है। बिना सटीक समय के ज्योतिष संभव नहीं है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली बनाने के लिए ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र आदि की हमको ज़रूरत होती है, जो सब कुछ पंचांग से मिलता है। हालांकि सच ये भी है कि समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे ज्योतिष विकसित हुआ, इसने पंचांग को और परिष्कृत किया और रिफाइन किया। ज्योतिषियों ने ग्रहों और नक्षत्रों की गणनाओं को और सटीक करने के लिए गणित और खगोलीय तकनीकों का उपयोग किया, जिससे पंचांग जटिल तो हुआ लेकिन सटीक होता चला गया। आगे इसी पंचांग से जो है वो ज्योतिष की भविष्यवाणियां बिल्कुल एक्यूरेट निकलने लगी। हालांकि पंचांग अपने आप में एक अथाह महासागर है और ये जो बात मैंने आज थोड़ी बहुत बताई है ये केवल इसकी भूमिका है। अभी हम लोग पंचांग और ज्योतिष के महासागर में उतरने से पहले केवल इसके तट के आसपास टहल रहे हैं। ज्योतिष की अनंत यात्रा तो अभी शुरू होनी है। आज फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।